बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, तोपकपी पैलेस के बारे में वीडियोस का सिलसिला जारी है। ये एक बहुत ही बड़ा शाही महल है जो कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं क्योंकि एक वीडियो में इसका अहाता मुमकिन नहीं है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पर मैंने शाही महल के कुछ हिस्से आपको दिखाए थे, यहाँ का शाही बावर्ची खाना और इसके अलावा शाही ख़जाने का हिस्सा जहाँ पर के दुनिया का एक महंगा तरीन हीरा मौजूद है। मेरी पूरी कोशिश है कि तोपकपी पैलेस के मुख्तलिफ हिस्से आपके साथ इन डिटेल शेयर किए जाएँ और आपको वीडियो देख कर बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो कि आप यहाँ पर खुद आकर तोपकपी पैलेस को विज़िट कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तोपकपी पैलेस के मज़ीद कुछ हिस्से शेयर करूँगा, ख़ास तौर पर यहाँ का शाही हरम, इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। यहाँ पर शाही ख़ानदान की ख़वातीन होती थी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत सी एक टेरेस है जहाँ से आप समंदर का नज़ारा कर सकते हैं। फिर एक जगह है जहाँ पर बैठकर सुल्तान जो है वो रोज़ा अफ्तार करते थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये वो जगह है जहाँ पर मज़ीद कुछ अहम हिस्से मौजूद हैं। ये सामने आपको दाएँ तरफ जो नीले रंग की इमारत दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल तोपकपी पैलेस का जो चौथा सहन है उसमें वाक़ है। तो ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर शाही ख़ानदान के अफराद तन्हाई में 40 दिन के लिए इबादत किया करते थे। ये आप सामने देख सकते हैं और इसके साथ में ही सीढ़ियाँ हैं। तो जनाब, सीढ़ियाँ चढ़कर अभी मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो ये वो जगह है जिसको इफ्तार पेविलियन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में फव्वारा है, बालकनीज़ बनी हुई हैं और एक तालाब सा भी है। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पर बैठकर शाही ख़ानदान के अफराद रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार करते थे। तो साथ में दाएं तरफ वो चैम्बर है जहाँ पर के 40 दिन के लिए इबादत की जाती थी और इस तरफ से भी सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। तो ये देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत एक फव्वारा है। ये जो इफ्तार पेविलियन है इसको सुल्तान इब्राहिम ने 1640 से 1648 के दरमियान तामीर करवाया था। ये दाएं तरफ आपको जो एक इमारत दिखाई दे रही है इसको बगदाद पेविलियन कहा जाता है और इसको मुराद चहारम ने 1638 में तामीर करवाया था। उन्होंने बगदाद पर हमला किया था और फिर उसी मुनासबत से इसको यहाँ पर तामीर किया गया था। तो जनाब, ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर सुल्तान जो है वो रोज़ा इफ्तार करते थे और कहते हैं कि उस वक्त यहाँ पर बाकायदा एक तकरीब का अहतमाम किया जाता था, खुशी का इजहार किया जाता था और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें सोने के सिक्के उछाले जाते थे। मैंने सुना है कि यहाँ से ग़ुरूब आफ्ताब का बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाई देता है और जैसे ही पे सूरज ग़ुरूब होता होगा तो यहाँ के जो शाही ख़ानदान के अफराद हैं वो रोज़ा इफ्तार करते होंगे और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से। आप देखिए गोल्डन हॉर्न के। और दाएं तरफ ये वो बिल्डिंग है जिसको बगदाद पेविलियन के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपको अभी तोपकपी पैलेस के बहुत ही खूबसूरत हिस्से की जानिब लेकर चलते हैं। एक टेरेस है जहाँ से आप गोल्डन हॉर्न का और ये सामने थोड़े ही फासले पर बॉस्फोरस है उसका बहुत ही खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। ये आप देखिए सूरज की किरणें अभी समंदर के पानी पर पड़ रही हैं। यहाँ से बड़े बड़े कंटेनर और इसके अलावा फेरीज़ वगैरह भी गुजर रही हैं। ये दाएं तरफ एक इमारत है और यहाँ पर आजकल एक म्यूज़ियम कायम है जहाँ पर उस्मानी दौर के फर्नीचर, उनके डाइनिंग टेबल्स और इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले पर मौजूद हैं। तो अभी यहाँ से गुजर कर हम उस जानिब जाएंगे और इस इमारत को भी अंदर से देखते हैं। लेकिन आप व्यूज़ चेक कीजिए कि बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं और आप कह लें कि ये एक परफेक्ट पिक्चर स्पॉट है। यहाँ पर आकर आप अपनी तस्वीर वगैरह खिंचवा सकते हैं और पीछे बहुत ही खूबसूरत आपको व्यूज़ जो हैं वो दिखाई देंगे। थोड़े ही फासले पर बॉस्फोरस ब्रिज है जो कि फिर यूरोप और जो एशिया की साइड वाला इस्तांबुल है उनको आपस में जोड़ता है।
और ख़ास तौर पर ये जो कॉर्नर है यहाँ से तो बहुत ही खूबसूरत पीछे बैकग्राउंड है, इसीलिए यहाँ पर लोग जो हैं वो तस्वीर वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये देखिए, और सामने आप देखिए कोई टैंकर वगैरह या कंटेनर जा रहा है, क्योंकि ये जो जगह है गोल्डन हॉर्न ये टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है ही, इसके अलावा ये एक बहुत ही अहम तजारती गुज़रगाह भी है। टेरेस के साथ जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी, अभी मैं उसके अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर उस्मानी दौर की बहुत सी अहम चीज़ें मौजूद हैं। नीचे कारपेट जो हैं वो भी उसी दौर के हैं, इसीलिए जब आप इस हिस्से में दाखिल होते हैं तो आपको अपने जूते जो हैं उनके ऊपर आपको प्लास्टिक के कवर देते हैं वो चढ़ाने पड़ते हैं, ताकि नीचे जो कारपेट्स वगैरह हैं उन पर जूतों के निशान ना लगें। ये देखिए शायद उस दौर के टॉयलेट्स हैं, सिंक वगैरह लगे हुए हैं और ये तस्वीर वगैरह भी यहाँ पर नस्ब हैं। और देखिए किस कदर खूबसूरत ये कमरे हैं, उसी दौर के यहाँ पर टेबल्स, चेयर्स, सारा कुछ जो है उसी दौर का यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये देखिए इस कमरे में थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का फ़र्नीचर है, पर्दे बहुत ही खूबसूरत हैं और छत पर देखिए आप कि किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार हैं, बहुत ही खूबसूरत छत पर काम किया गया है। तो हर कमरा जो है उसमें मुख्तलिफ़ नौइयत के फ़र्नीचर और इसके अलावा कारपेट्स और पर्दे वगैरह मौजूद हैं। तो ये देखें जनाब, ये उस दौर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल है और दाएं तरफ आप फायर प्लेस देख सकते हैं और छत पर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक फ़ानूस है और कैंडल स्टैंड है। तो ये मुझे लगता है कि शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा भी यहाँ पर जो उस दौर का फ़र्नीचर है, जो रग्स हैं, कर्टन्स हैं, वो भी मौजूद हैं। ये आप देखिए कैलीग्राफी के, इस्लामी ख़त्ताती के यहाँ पर नमूने मौजूद हैं। तो हर चीज़ बहुत ही नफीस और आप कह लीजिए कि बहुत ही दिखने में ही लग रहा है कि बहुत ही महंगी किस्म की है। और ये एक और बहुत ही खूबसूरत कमरा है, ये आप देखिए छत पर किस कदर खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, फ़ानूस है, कर्टन्स आप देख सकते हैं उस दौर के, इसके अलावा फ़र्नीचर और नीचे बहुत ही बड़ा सा एक कारपेट है, ये देखिए, और इस जानिब सोफ़े वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में जो शाही ख़ानदान के अफराद हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल जो फ़र्नीचर है वो किस तरह का था। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस जगह को, इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखिएगा। तो जनाब ये वही दरवाज़ा है जिसका नाम है सफ़ेद फार्म ख्वाजा सरा का दरवाज़ा, और इसका जिक्र मैंने अपनी एक वीडियो में किया था, उस वीडियो को भी देखिएगा। तो यहाँ से गुज़र कर अभी हम हरम की जानिब वापस जाएंगे। दरवाज़े से गुज़र कर मैं महल के तीसरे सहन से दूसरे सहन में दाखिल हो चुका हूँ। तो ये वाला सहन हमने पहले भी देखा था, लेकिन हरम वाला हिस्सा रह गया था। तो अभी मैं हरम की जानिब जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में ये एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, तो पहले इसे देख लेते हैं। तो ये है जनाब एम्पीरियल कौंसल। तो ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ का जो वज़ीर होता था और इसके अलावा जो दीगर वज़रा होते थे वो बैठते थे। एम्पीरियल कौंसल की इस इमारत को इंतज़ामी अमूर में एक अहम मुकाम हासिल था और यही वो जगह है जहाँ से तमाम सल्तनत के इंतज़ामी अमूर को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पर वज़ीर आज़म और दीगर जो वज़रा थे वो इंतज़ामी अमूर के मुताल्लिक़ मशवरे करते थे और फिर उन्हीं के ज़रिए तमाम जो सल्तनत है उसके अमूर को चलाया जाता था। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जहाँ पर किसी बादशाह की ताजपोशी की रस्म के बारे में बताया गया है और बहुत ही खूबसूरत ये इमारत आप देखिए कि किस कदर छत पर और दीवारों पर खूबसूरत काम किया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर एक खिड़की होती थी जो कि हरम की तरफ खुलती थी और फिर उसी खिड़की के ज़रिए वालदा सुल्ताना वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अमूर सल्तनत के मुताल्लिक़ मशवरे करती थी। एम्पीरियल कौंसिल की बिल्डिंग के साथ ही ये एक इमारत है जहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कदीम तर्ज के यहाँ पर क्लॉक रखे गए हैं जिनका ताल्लुक उस्मानी सल्तनत के दौर से ही है। इसके अलावा उस्मानी दौर में जो असलहा इस्तेमाल होता था, बंदूकें, खंजर, पिस्टल वगैरह, उनको भी इस म्यूज़ियम में यहाँ पर डिस्प्ले पर रखा गया है। देखें उस दौर का
एक ज़रा बख्तर है, पूरा एक लिबास है जिसमें कि टोपी और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ तलवारें वगैरह हैं जो कि यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं। तो आइए जनाब, अभी आपको शाही महल के एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से में लेकर चलते हैं, और ये है जनाब तोपकपी पैलेस का शाही हरम। शाही हरम शाही ख़ानदान का एक बिल्कुल प्राइवेट हिस्सा था। तो यहाँ पर आम अफराद तो क्या बल्कि किसी भी किस्म के मर्दों का यहाँ पर दाखिला ममनू था। हत्ता कि यहाँ के जो वज़ीर आज़म थे वो भी इस हिस्से में दाखिल नहीं हो सकते थे। शाही हरम महल का वो हिस्सा है जहाँ पर बादशाह सलामत के अपने ख़ानदान के अफराद रहते थे। चुनाचे यहाँ पर वालदा सुल्ताना थी और वही वालदा सुल्ताना इस पूरे हिस्से का कंट्रोल संभालती थी। तो वालदा सुल्ताना बादशाह की वालदा होती थी, और इसके अलावा बादशाह की जो बीवियाँ थीं, उसकी जो कनीज़ें थीं, और इसके अलावा बच्चे भी यहाँ पर ही रहते थे। वालदा सुल्ताना को अमूर सल्तनत में भी एक अहम मुकाम हासिल था। चुनाचे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ से इम्पीरियल कौंसिल जहाँ पर के वज़ीर आज़म बैठते थे, एक खिड़की खुलती थी और फिर उसी खिड़की के ज़रिए वालदा सुल्ताना वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अमूर पर मशवरे करती थी, क्योंकि वज़ीर आज़म का दाखिला भी इस हिस्से में ममनू था। बादशाह की एक से ज़्यादा बीवियाँ होती थीं और इसके अलावा बेशुमार कनीज़ें भी होती थीं। तो ये जो शाही हरम है ये महल्लाती साजिशों का एक मरकज़ हुआ करता था। बादशाह की हर बीवी की यही कोशिश होती थी कि बादशाह सलामत उसके ज़्यादा करीब हो ताकि उसको ज़्यादा अहमियत हासिल हो, और फिर उसके जो बेटे हैं बादशाह के मरने के बाद वही तख्त संभालें। ख़ास तौर पर जब कोई बादशाह फौत हो जाता था फिर तो ये महल्लाती साजिशें और रेशा दवानियाँ अपने अरूज को पहुँच जाती थीं। सल्तनत उस्मानिया की एक बहुत ही ज़ालमाना रस्म बरादर कुशी की थी, क्योंकि बादशाह के बेशुमार बेटे होते थे। तो बादशाह के मरने के बाद तख्तो ताराज को हासिल करने के लिए एक रेशा दवानियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। फिर जो भी मलका इसमें कामयाब होती थी उसका बेटा तो बच जाता था, लेकिन उसके तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया जाता था। तमाम शहजादों को कत्ल करने की वजह यह होती थी कि हुकूमत का कोई दावेदार बाकी न बचे और एक ही शहजादा हो जो कि बादशाह बने और तमाम इख्तियारात उसके पास हों। तो बाद में यह रस्म ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसका बाद में नुकसान भी ये हुआ कि जो सल्तनत उस्मानिया है वो कमज़ोर होती गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दावेदार हो जाते थे, उनमें खाना जंगी हो जाती थी और शहजादों को कत्ल भी इस तरह किया जाता था उनका जो खून है वह ज़मीन पर ना पड़े। वजह उसकी ये थी कि ये तुर्क जो हैं इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर वस्ती एशिया से है, और वहाँ पर रहने वाले मंगोल, तुर्क, ये तमाम में ये एक रस्म थी कि शाही ख़ानदान के फ़र्द को अगर कत्ल किया जाता था तो इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि उसका खून जो है ज़मीन पर ना पड़े। और वजह उसकी ये थी कि वे इस बात को नहूसत की एक अलामत समझते थे। उनका ख्याल था कि शायद इससे उन पर कोई अजाब नाज़िल हो जाए। चुनाचे हलाकू खान ने जब 1258 में बगदाद पर कब्ज़ा किया था तो उसने भी जो वहाँ के खलीफा थे मोतसम बिल्ला, उनको तलवार से कत्ल नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका खून जो है वो ज़मीन पर बहे। चुनाचे कहते हैं कि उसने मोतसम बिल्ला को एक कालीन में लपेट दिया था और फिर उसके ऊपर घोड़े दड़ा दिए थे। इस तरह यहाँ के जो शहजादे होते थे उनका खून भी ज़मीन पर टपकने नहीं दिया जाता था, बल्कि कमान की जो डोरी होती है उनमें उनकी गर्दन कस कर, गर्दन को दबा कर उनको कत्ल कर दिया जाता था। वालदा सुल्ताना के बाद इस पूरे शाही हरम का कंट्रोल ख्वाजा सराओं के हाथ में होता था, क्योंकि मर्द हजरात तो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते थे। फिर जो तमाम तर काम होते थे वह ख्वाजा सरा ही करते थे। ये ख्वाजा सरा भी बहुत ताकतवर होते थे और सल्तनत उस्मानिया में बाज़ दौर तो ऐसे आए हैं कि ख्वाजा सरा ही बुनियादी तौर पर हुकूमत को कंट्रोल कर रहे होते थे, क्योंकि शहजादे भी छोटे होते थे। फिर यही होते थे जो कि तमाम अमूर सल्तनत को वज़रा की मदद से कंट्रोल करते थे। आपने कई तर्किश ड्रामों में इस हरम के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ देखी होंगी। हुरम सुल्तान यहाँ की कनीज़ थी, जो कि बुनियादी तौर पर एक ईसाई कनीज़ थी, लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गई। उससे बादशाह सलमान के कई बेटे भी पैदा हुए। बाद में बादशाह ने उसे शादी भी कर ली और उसको बाकायदा एक मलका का दर्जा हासिल हो गया, और वो एक बहुत ही ताकतवर मलका थी। उससे पहले जो बादशाह की मलका थी माह दौरा, उसने साजिशों के ज़रिए उसके बेटे मुस्तफ़ा को बादशाह के ज़रिए ही कत्ल करवा दिया, ताकि उसका जो अपना बेटा है वो बाद में बादशाह बन सके। इसके अलावा कोसम सुल्तान भी यहाँ की एक ताकतवर मलका थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन मलकाओं को, इन शाही हरम की ख़वातीन को अमूर सल्तनत में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती थी। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपने अक्सर ड्रामों में इस जगह का सेट देखा होगा, ख़ास तौर पर
सुलेमान द मैग्निफिसेंट जिसमें हुरम सुल्तान थी, उस ड्रामे में भी इस सेट को बार बार दिखाया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ पर वादा सुल्ताना, शहजादे, शहजादियाँ, बादशाह की बीवियाँ और तमाम बैठती थीं। बादशाह सलामत भी यहाँ पर आते थे, मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती थी। तो इस जगह को एक ख़ास अहमियत हासिल थी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जनाब अगली वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, उसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तोपकपी पैलेस में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, अहले बैत से मुतल्लक़ ज़ियारतें हैं वो आपको दिखाई जाएँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।